और अब वक्त 1 मिनट में एक खबर आपको बताने का। तो क्यों टल गई सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली छठे दौर की वार्ता, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन में अब गृह मंत्री अमित शाह की सीधी एंट्री हो गई है। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में हुए भारत बंद के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से मुलाकात की। ICAR गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में 13 किसान नेता शामिल हुए, जिसके बाद आज होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है और आज सरकार की तरफ से किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसके बाद गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच वार्ता तय की गई है। अमित शाह जी आए हैं तो कुछ न कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है तो एक अच्छी मीटिंग हुई। किसान आंदोलन के बीच आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है और कल की वार्ता के बाद आज क्या है किसानों का प्लान, 1 मिनट में देखिए। किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार के साथ आज होने वाली छठे दौर की बैठक एक दिन पहले मंगलवार को ही हो गई, जिसपे 13 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई। अब कल गुरुवार को 7वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन इससे पहले आज ऑल इंडिया किसान नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी। बैठक में देश भर के 43 किसान नेता शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक का ब्यौरा रखा जाएगा। बैठक में किसान आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और सरकार के साथ गुरुवार को होने वाली बैठक पर फैसला लेंगे। इससे पहले मंगलवार को राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल की अगुवाई में किसानों के 13 प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। हालांकि इस दौरान 2 किसान नेता नाराज होकर वापस भी लौटे। मंगलवार को ICAR गेस्ट हाउस में किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और कृषि सचिव भी शामिल रहे। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर भी बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को किसानों के भारत बंद के देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान संगठनों के भारत बंद का मंगलवार को देश में मिला जुला असर रहा। दिल्ली में हरियाणा के सिंघू बॉर्डर और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रखा। बंद को कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन था। छुटपुट आगजनी और तनाव की घटनाएं राजनीतिक प्रदर्शनों में हुई। बिहार के पटना और दरभंगा में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। बिहार के कटिहार में ही प्रदर्शनकारियों ने बीमार महिला का रास्ता रोका। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। वहीं जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तेलंगाना TRS के मंत्री भी भारत बंद कराने सड़क पर आए। पुडुचेरी में खुद मुख्यमंत्री नारायण सामी प्रदर्शन में शामिल हुए। मुंबई में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। लोकल ट्रेनें चलती रही। हालांकि APMC मंडियों में कामकाज पूरी तरह बंद दिखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पटरी पर उतरे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने देर शाम को मशाल जुलूस भी निकाला। सरकार ने किसानों के भारत बंद में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बता दूं। किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों के भारत बंद को सरकार ने पूरी तरह नाकाम बताया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, विपक्ष की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश को देश ने आज नाकाम कर दी। भारत बंद नहीं है, बंद है अगर तो विपक्ष की वो मंशा बंद है जो भारत को प्रगति से रोकती है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंद को कामयाब बताया। शिवसेना ने कहा, भारत बंद से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। सरकार अगर दिल से काम ले, दिल अगर सरकार के पास दिल दिमाग की बात छोड़ दीजिए तो इस देश की बात विश्व सुनेगा। वहीं पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने APMC को लेकर अपनी चिट्ठियों पर सफाई दी। बीजेपी के आरोपों पर पवार मीडिया पर झल्ला गए। आप बाहर खड़े थे, मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैंने गलती की, मैं इसके बाद नहीं बुलाऊंगा। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शरद पवार, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत 5 नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बीजेपी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या आरोप लगाए हैं, 1 मिनट में देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने उन्हें आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने से रोक दिया। इन लोगों ने कोशिश की कि
किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के घर के बाहर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पुलिस से झड़प भी हुई। हालांकि बीजेपी ने आपको झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। बीजेपी ने कहा कि झूठ बोलो तो झूठ छिपाओ केजरीवाल का चरित्र है। ना अरविंद केजरीवाल जी का डिटेंशन या हाउस अरेस्ट हुआ है, ना नजरबंदी। झूठ भी बोल रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, धोखे और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के आपके दावे को गलत बताते हुए कहा कि केजरीवाल जहां चाहे वहां जा सकते हैं। भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। किसने और क्यों कही है ये बात, 1 मिनट में आपको समझाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सुधार का जिक्र किया। कांत ने कहा कि देश में पहली बार केंद्र ने खनन, कोयला, श्रम और कृषि समेत कई क्षेत्रों में कड़े सुधारों को आगे बढ़ाया है, जिसके आगे बढ़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कांत ने कड़े सुधारों को लागू करने की दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में कड़े सुधारों को लागू करना बहुत मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। कांत ने कहा कि खनन, कोयला, श्रम और कृषि में अभी बड़े सुधारों की जरूरत है, जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांत ने कहा कि इसके बिना चीन से मुकाबला करना आसान नहीं होगा और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और बड़े सुधारों की जरूरत है। नए कृषि कानूनों पर कांत ने कहा कि किसानों को ये समझना जरूरी है कि एमएसपी और मंडियों की व्यवस्था बनी रहेगी और अब उपज बेचने के लिए पहले से अधिक विकल्प से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देश में 5 महीने बाद कोरोना के एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना मामले आज 97 लाख के पार हो गए। देश में 5 महीने बाद कोरोना के एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मामले आज 97 लाख के पार हो गए। देश में 24 घंटों में 26,567 नए केस आए, जबकि 385 लोगों की मौत हुई। 24 घंटों में 39,045 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 94.59% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इसके लिए कोविन ऐप लाएगा। लोग कोविन ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोविन ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी को रियल टाइम पर मॉनिटर करेगा। कोरोना इलाज का पूरा डेटा इस ऐप में सुरक्षित रहेगा। देश में 9 वैक्सीन के ट्रायल अलग अलग चरणों में हैं। कल ही भारत में 60 देशों के मिशन प्रमुख हैदराबाद में भारत बायोटेक लैब का दौरा करेंगे और वैक्सीन निर्माण के स्टेटस की रिपोर्ट जानेंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर चिंतित राज्यपाल ने किसको तलब किया, 1 मिनट में देखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए राज्य के डीजीपी और चीफ सचिव को 12 दिसंबर को बुलाया है। राज्यपाल ने बयान जारी कर दोनों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में प्रशासनिक हालात संविधान के मुताबिक नहीं है। वहीं सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कल बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखा। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च भी निकाला। बीजेपी ने ममता सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे सिस्टम का राजनीतिकरण कर दिया गया है। This government has completely politicized the entire system. The administration, the police. We have been telling so. Today they proved it. ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ बोलने, धरना प्रदर्शन करने और लोगों को मारने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी आज मिदनापुर में सरकार कार्यक्रम में शामिल हुई और लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कहां घेरा, देखिए 1 मिनट। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सार्क देशों के बीच घेरा। 36वें सार्क चार्टर डे पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सार्क की पूरी क्षमता दिखाने के लिए आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल जरूरी है। आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों को सामूहिक प्रयास से हराना होगा।
सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया बनाने के लिए साझा प्रयास बेहद जरूरी है। सितंबर में सार्क देशों की 19वीं बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को लेकर निशाना साधा था। पहले ये बैठक पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन भारत समेत कई देशों के बहिष्कार करने पर बैठक की अध्यक्षता नेपाल ने की थी। सार्क देशों में भारत और नेपाल के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। देश में कब तक आएगी 5G कनेक्टिविटी और इस पर क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को ऑनलाइन संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर की भूमिका की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में टेलीकॉम सेक्टर ही सबसे ज्यादा काम आया। The new other service provider guidelines will help the Indian IT service industry achieve new heights. It will boost growth of this sector even after the pandemic is long gone. प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम सेक्टर से देश में 5G तकनीक को समय पर लॉन्च करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ये भी कहा कि उनकी सरकार इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने में कमी नहीं रखेगी। कार्यक्रम में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो अगले साल की दूसरी छमाही में 5G कनेक्टिविटी लेकर आएगा। कल 8 दिसंबर से शुरू हुआ आयोजन 10 दिसंबर तक चलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.